हम लोग सत्ता के साझेदारी के अंतर्गत आज श्रीलंका के लोकतंत्र को जानेंगे, श्रीलंका के सिस्टम को समझेंगे कि वहाँ किस तरह सत्ता का बंटवारा हुआ, सत्ता का साझेदारी की गई। तो पहले तो ये जानें कि श्रीलंका एक देश है। श्रीलंका एक देश है, वह भी किस तरह का देश है? तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीप कहते हैं ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी हो, पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को द्वीप कहते हैं। समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को द्वीप कहते हैं। नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र को द्वीप कहते हैं। चारों तरफ उसका जो है पानी से घिरा होना चाहिए। तो श्रीलंका चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर इस तरह उसके चारों तरफ है, इसीलिए श्रीलंका एक द्वीप है जो भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी तट पर स्थित है। तमिलनाडु जो है भारत का, जब आप नक्शा देखेंगे तो तमिलनाडु क्या है, भारत के दक्षिण में है, और तमिलनाडु के ठीक दक्षिण में क्या है, श्रीलंका है। तमिलनाडु के दक्षिण में श्रीलंका है। तमिलनाडु और श्रीलंका या भारत और श्रीलंका को जो बांटता है उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जो भारत के हरियाणा राज्य के लगभग बराबर है। बेल्जियम में भी हम लोगों ने हरियाणा राज्य का तुलना किया था, इसलिए यहाँ भी हरियाणा राज्य का तुलना करेंगे। श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जो भारत के हरियाणा राज्य के बराबर है। श्रीलंका में 74%, श्रीलंका की कुल आबादी का 74% आबादी सिंहली है, सिंहली, और 18% तमिल है। 18% तमिल में से 13% जो है श्रीलंकाई मूल के हैं और 5% हिंदुस्तानी मूल के हैं। अब देख सकते हैं 5% क्या है, हिंदुस्तानी मूल का है। हिंदुस्तानी मूल के तमिल का अर्थ ये हुआ, हिंदुस्तानी मूल मतलब हुआ ऐसा, जब श्रीलंका गुलाम था उस समय यहाँ से काम करने के लिए, भारत से काम करने के लिए, जब श्रीलंका उपनिवेश था तो भारत से काम करने के लिए श्रीलंका में कुछ मजदूर ले जाए गए। तो यहाँ से मजदूर ले जाया गया, लेकिन वापस फिर वो लौट के भारत नहीं आया। वो क्या किया, श्रीलंका में ही बस गया। तो श्रीलंका में बसने के कारण वो वहीं रहने लगा। तो वहाँ का निवासी तो हुआ, लेकिन उसको हिंदुस्तानी मूल के का कहा जाता है। वो तमिल बोलता है लेकिन वो उसके हिंदुस्तानी मूल का कहा जाता है। ऐसा कितने हैं, तो हिंदुस्तानी मूल के कितने हैं, तो 5% आबादी हिंदुस्तानी मूल का है, 13% आबादी श्रीलंकाई मूल का है। टोटल कुल 18% तमिल है, जो उत्तर पूर्व प्रांत में रहता है। जैसे श्रीलंका का, जैसे श्रीलंका इस तरह से है, सपोज कीजिए इस तरह का नक्शा है, तो ये हो गया उत्तर पूर्व। ये इलाका जो है पूरा, ये उत्तर पूर्व का इलाका, इसमें तमिल निवास करता है। अभी मानचित्र में बताया जाएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि उत्तर पूर्व में तमिल निवास करता है। सिंहली भाषी के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। सिंहली जो भाषी लोग थे उनका धर्म क्या था, तो बौद्ध धर्म था। तमिल भाषी लोग में कौन कौन धर्म का है, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का है। और 7% ईसाई तमिल और सिंहली दोनों भाषा बोलता है। श्रीलंका में कुल आबादी कितनी है, 2 करोड़ का 7% जो है ईसाई भी है वहाँ, जो तमिल और सिंहली दोनों बोलता है। 1948 ईस्वी में, देखिए 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। और 1956 ईस्वी में सिंहली समुदाय जो बहुसंख्यक थी, उन्होंने एक कानून बनाया, सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। सिंहली को क्या कर दिया, ये क्या था, बहुसंख्यक था, इसको कोई कुछ डर नहीं था। इन्होंने क्या किया, राजभाषा क्या किया, सिंहली को बना दिया। और नौकरी में भी सिर्फ सिंहली को प्राथमिकता दिया। नौकरी में भी, सरकारी नौकरी में सिंहली को प्राथमिकता दिया। और बौद्ध धर्म के, चूंकि सिंहली अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, तो बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, साथ ही इसका प्रचार प्रसार, इसको बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन इसमें क्या हुआ, जहां बेल्जियम में ये सोचा गया
कि हम सभी धर्मों के सभी सभी समुदायों को विशेष सुविधा देकर एक साथ चलने के लिए प्रेरित करें, ताकि गृह युद्ध वगैरह, शीत युद्ध वगैरह नहीं हो सके। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ बहुसंख्यक था सिंहली, उन्होंने सिंहली को राजभाषा घोषित किया, नौकरी में सिंहली को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत का संरक्षण, अपने धर्मों को बढ़ाया गया, लेकिन तमिल के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। इसके कारण तमिल और सिंहली में क्या हो गया, गृह युद्ध वाली स्थिति बन गई। तमिल और सिंहली में क्या हो गया, गृह युद्ध वाली स्थिति बन गई। और जब ऐसा हो गया, जब आंदोलन बढ़ने लगा, तो क्या हो गया, तमिल ने डिमांड किया। तमिल क्या डिमांड किया सिंहली के सरकार से, कि तमिल इलम बनाने का, स्वतंत्र तमिल इलम बनाया जाए। इलम तमिल वर्ड है जिसका अर्थ होता है सरकार। तो स्वतंत्र सरकार बनाने की मांग की, सिर्फ जो तमिल के लिए। उसके बाद सरकारी नौकरी में समान अधिकार का भी मांग किया तमिल लोगों ने, ठीक है। और इस मांग का कुछ हद तक पूरा कर गया। फिर दोनों तमिल और सिंहली में समझौता हो गया। कब हो गया समझौता, 2009 ईस्वी में, और गृह युद्ध जो है श्रीलंका में समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा नक्शा का भी अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे नक्शे में आप देख सकते हैं, इसमें देखिए कि श्रीलंका जो है, ये नक्शा आप देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है हिंद महासागर है। यहाँ देखिए मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो चारों साइड इसका इस तरह से देखिए, चारों साइड क्या है, सिर्फ पानी ही पानी है, ठीक। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार जो है, ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है, इस तरह से खींचा जाता है, ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार। अब दूसरा देखिए, आपको ये बताया गया था अभी कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न, मतलब उत्तर और पूर्व इलाके में, ये जो इलाका है आपका, जहाँ कलम मेरा चल रहा है, देखिए ये पुल्ली, इसमें कौन निवास करता है, तमिल निवास करता है, उत्तर और पूर्व में तमिल। और ये इलाका पूरा क्या है, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं। और बीच में कुछ थोड़ा सा इतना सा पार्ट, बीच का पार्ट जो है, ये पार्ट हो गया पूरा सिंहली का, ठीक है। और बीच वाला देखिए सर्किल जो मैं बना रहा हूँ, इसमें कुछ हिंदुस्तानी मूल के तमिल जो है वो भी यहाँ निवास करता है। और मुस्लिम जो है सभी जगह लगभग थोड़ा मुस्लिम, ठीक। इस तरह से हम लोग श्रीलंका का अध्ययन कर लिए। यहाँ क्या हुआ कि एक बहुसंख्यक जो पार्टी था, बहुसंख्यक जो जाति था या भाषा बोलने वाला लोग था, उन्होंने अपनी संतुष्टि के लिए क्या किया, वो अल्पसंख्यक को दबाने की कोशिश की, जिसके कारण आंदोलन हो गया और देश की शांति भंग हो गई। इसके विपरीत बेल्जियम में क्या हुआ कि वहाँ पे समझौता कर सभी को बराबर सीट दे दिया गया। तो वहाँ क्या हो गया, शीत युद्ध या गृह युद्ध से बच गया देश। और नाटो का वो क्या कहते हैं, नाटो का मुख्यालय वहाँ बनाया गया। उसके बाद नाटो का मुख्यालय और यूनियन संघ का मुख्यालय, यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाया गया ब्रुसेल्स को। तो इस तरह से उसको लाभ हुआ और श्रीलंका जो है पिछड़ता चला गया। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पे हम लोग देखते हैं। बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं? बहुसंख्यकवाद मुख्य रूप से किसी समुदाय की जनसंख्या जब किसी अन्य समुदाय की तुलना में ज़्यादा हो तो उसे बहुसंख्यक कहते हैं। तो जो ज़्यादा होगा बहुसंख्यक होगा। यहाँ तक तो समझ गए हम लोग। बहुसंख्यक वर्ग अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसे ही बहुसंख्यकवाद कहते हैं। बहुसंख्यकवाद किसको कहे कि आप अपने से कमज़ोर, अपने से अल्पसंख्यक समुदाय पर उसकी इच्छा का अवहेलना जब करते हैं तो उसी को बहुसंख्यकवाद कहते हैं। सपोज क्या जाए, एक गांव में किसी कास्ट का 100 आदमी है और दूसरे कास्ट का 10 आदमी है। आप यदि उस 10 आदमी की इच्छाओं का
अवहेलना करते हो, उस पर शासन करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बहुसंख्यकवाद बोलेंगे। अब देखते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध का परिभाषा आप देखिए क्या कहता है। जब एक देश में सरकार विरोधी समूह का विवाद हिंसक रूप धारण कर ले, हिंसक मतलब क्या? मार धाड़ वाला स्थिति आ जाए, हिंसक रूप धारण करने लगता है और जो वास्तविकता में युद्ध जैसा प्रतीत होता है, उसे गृह युद्ध कहते हैं। ऐसा लगेगा अब मारपीट हो जाएगी, अब क्या कहते हैं, आंदोलन हो सकता है, हिंसक रूप ले लेगा वो, तो गृह युद्ध बन जाता है। एक और वर्ड है एथनिक या जातीय। एथनिक या जातीय समाज का ऐसा विभाजन जिसमें हर समूह अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज के विभाजन का आधार साझी संस्कृति है। अब आप अपने गांव में ही देख लेना, आपके गांव में बहुत सारे कास्ट के लोग एक साथ रहते होंगे, तो उससे आप देखना कि उसमें किस तरह है, उसका कैसे धर्म को मानता है, वो किस तरह उसका पहनावा ओढ़ावा है, किस तरह वो प्रार्थना करता है। इसी को आप जातीय बोलते हैं। आप अपने घर या आसपास का के क्षेत्र में देखना और उसे समझने का कोशिश करना। ठीक। अब सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिया गया है। अब कौन कौन तर्क है? कोई भी सत्ता को आप कैसे बांटोगे, उसके एवज में दो तर्क है। ठीक। पहला तर्क है युक्तिपरक, दूसरा है नैतिक। युक्तिपरक जो तर्क है उसमें कहता है हानि या लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। इसमें ये पहले जोड़ लिया जाता है, ये यदि हम समझौता करेंगे इससे लाभ होगा या हानि होगा, पहले से उसका विश्लेषण होता है, उसके बाद वो समझौता की जाती है, उसे बोलते हैं युक्तिपरक। ठीक है। इससे भी सामाजिक समूह में संघर्ष के अवसर को कम किया जाता है। दूसरा है नैतिक। नैतिक तर्क पहले तो बोलचाल की भाषा में समझते हैं हम लोग कि नैतिकता ये कहता है कि जैसे 5 आदमी है, सपोज किया जाए एक परिवार में 5 भाई है, 5 भाई में पांचों को बराबर हक मिलना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई भी हो, चाहे वो घर में जो धन संपत्ति है उसमें हिस्सेदारी हो, चाहे उसके लाइफ स्टाइल हो, जो भी हो उसमें सबको बराबर मिलना चाहिए। ये नैतिक तर्क कहता है। लेकिन यदि उसी में से कोई पढ़ लिख लेता है तो वो अपना हिस्सेदारी अलग मांगता है या उनकी लाइफ स्टाइल अलग हो जाती है। तो नैतिक तर्क को आप समझे होंगे कि नैतिक तर्क के अनुसार सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र का अर्थ है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। जितना भी लोग है, जितना भी लोग है सबके बीच सत्ता को बांट दिया जाए बराबर बराबर भाग में। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जोड़ते हैं, सभी समूह को अपने शासन व्यवस्था से जोड़ता है, उसको आप नैतिक बोलते हैं। ये इसका तुलना, ये नैतिक तर्क जो है इसको लागू करना बहुत टफ है, क्योंकि ऐसे सरकार माना जाता है कि नहीं चल पाता है, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते। बेल्जियम में ऐसा किया गया, कुछ हद तक नैतिक तर्क का इस्तेमाल कर वहाँ सरकार अभी चलाया जा रहा है कुछ हद तक। तो आप बोल सकते हैं कि नैतिक तर्क का कहीं कहीं यूज किया गया है, ऐसे ज़्यादातर यूज होता नहीं है, ज़्यादातर यूज युक्तिपरक का ही किया जाता है। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी को 4 अलग तरीके से बांटा गया है। 4 अलग तरीके से सत्ता को बांटा गया है आधुनिक लोकतंत्र में, जिसको लगभग देश, वर्ल्ड का लगभग देश मानता है और इसी के अकॉर्डिंगली चलता है। तो ये 4 जो हम लोग अभी पहले पढ़े हैं वो सत्ता का बंटवारा तो कर ही रहा था, लेकिन ये आधुनिक जो है इसके अकॉर्डिंगली अभी विश्व रन कर रहा है। विश्व के लगभग देश इसी 4 रूल को फॉलो करके चलता है। सरकार के अलग अलग अंग में सत्ता का बंटवारा होता है। यह अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो ये तीनों अंग जो बंटता है इसी को कहते हैं क्षैतिज वितरण। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज वितरण। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए आप याद रखेंगे। क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं तो पूछेगा, तो सरकार के अलग अलग अंगों में सत्ता का बंटवारा होता है। ठीक है, अलग अलग अंगों में सत्ता का बंटवारा होता है। तो वो अंग हैं
विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, इसे ही क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक, विधायिका सरकार का अंग है, वह अंग है जो देश के कानून बनाता है। विधायिका क्या बनाता है, कानून बनाता है। कार्यपालिका क्या करता है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करता है, कानून को लागू करता है। और न्यायपालिका क्या करता है, उस कानून का प्रयोग करता है। देखिए, विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका लागू करता है और न्यायपालिका कानून का प्रयोग करता है। ठीक, अब नोट का अध्ययन ये जरूर कीजिएगा, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। देखो, जिन्होंने जिसकी नियुक्ति की और उसी पे वो अंकुश रख रहा है। ठीक, भस्मासुर वाली स्थिति हो रही है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था इसीलिए बोलते हैं कि इससे नियंत्रण और संतुलन बना रहता है। कोई एक इतना पावरफुल नहीं हो जाता कि वो किसी और पर हावी हो जाए या देश पे हावी हो जाए, देश के लोकतंत्र को किसी प्रकार से क्षति पहुंचा सके, इतना हावी होने नहीं देता है। इसीलिए सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो उसी को बोलते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। अब दूसरा रूल है इसका, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, जिसे केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, देखिए केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार, नगर पालिका, पंचायत। तो आप देखते होंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज, नगर पालिका, इस तरह से बंटवारा होता है। इस बंटवारे को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। इस बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। जहां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का वितरण जब किए थे उसको कहते क्षैतिज वितरण, और जब यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगर पालिका, इस तरह से जब वितरण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, वर्टिकल वितरण। ठीक है, तीसरा है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार हमने बनाया, सामुदायिक सरकार के बारे में पढ़े थे। तो सामुदायिक सरकार किसको बोलते हैं, जो किसी एक भाषा द्वारा चुना जाता है, उसके सांस्कृतिक और भाषाई अधिकार का रक्षण के लिए। तो ये इस प्रकार का जो सरकार का गठन होता है उसको तीसरे भाग में रखा गया है, तीसरा तरीके में। ठीक, और चौथे में चौथा प्रकार है इसका, सत्ता की साझेदारी में सत्ता को अलग अलग राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली में अनेक दल एक साथ चुनाव लड़ते हैं। आप वेस्ट बंगाल का भी चुनाव देखे होंगे, उसमें क्या हुआ, बहुत सारा दल चुनाव लड़ा और टीएमसी जीत गई। तो टीएमसी जब जीता तो टीएमसी का मुख्यमंत्री बना। तो उसी तरह से जब बहुदलीय चुनाव लड़ता है तो किसी एक को बहुमत मिलता है और वो सरकार बनाती है। लेकिन यदि वहाँ चुनाव लड़ता और बहुमत नहीं मिलती तो क्या होता, वहाँ गठजोड़ होता। जैसे महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में 3 पार्टियों का गठजोड़ सरकार है, 3 पार्टी मिलकर सरकार बनाया। तो 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर जब कोई सरकार का गठन करती है तो उसी को क्या कहते हैं, गठबंधन। उसी को क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप चारों प्रकार का बंटवारा आपने देखा। पूरे वर्ल्ड में अभी आधुनिक जो जितने भी सरकार का क्या कहते हैं साझेदारी या दी जाती है, बंटवारा किया जाता है सत्ता का, वो इसी 4 मॉडल पे यूजफुल है। मतलब 4 मॉडल बहुत ही कारगर है और जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। इसी के साथ ये जो सत्ता की साझेदारी चैप्टर है ये समाप्त होता है आपका। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मैं लाऊंगा आपके लिए। लेकिन आप
एक बार थ्रू आउट जो भी बुक होगा आपके पास एनसीईआरटी का वो आप पढ़ें। चाहे आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बीपीएससी, जिसका भी करते हैं, आपको 6 to 10 या 12 तक का बुक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद और भी अच्छा करने के लिए 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो आप बुक पढ़ेंगे, बहुत समय लगेगा। आप इस वीडियो में एक चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है। इससे ऑब्जेक्टिव जो है लगभग 40 से 50 ऑब्जेक्टिव जो है मैं इसका बनवाऊँगा, और उसके बाद में भी कोई दिक्कत इस चैप्टर में रहेगी नहीं। तो अतः आप इसको पढ़ें और जितना हो सके आप बनाएं इसको, इस चैप्टर को के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको बनाएं, और जो ऑब्जेक्टिव मैं दूंगा तो उससे भी आपको हेल्प होगा आपके पढ़ाई में। थैंक यू।